आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। भैया बहनों, आज हम 7वीं कक्षा विषय हिंदी में बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, इस पाठ का अपन आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि अपन इस पाठ का जो शीर्षक है दादी माँ, दादी माँ की एक कहानी है जो लेखक को बहुत प्रभावित करती है और लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह उसके बारे में जो यहाँ कहानी के रूप में बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से। अतः मैं आपको सर्वप्रथम इस पाठ का सारांश यानी लेखक दादी माँ के बारे में इस पाठ में क्या बताना चाहता है, इसका संक्षेप में छोटे रूप में मैं आपको समझाऊंगा। बाद में आप जब अपना पाठ पूरा आप पढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो संक्षेप में इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है। यह पाठ एक कहानी के रूप में है जिसमें लेखक अपनी दादी माँ के स्वभाव और उसके स्नेह का परिचय दे रहे हैं। और लेखक कहता है कि इसको अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है, यानी दादी माँ का जो लेखक के प्रति बचपन में व्यवहार था, जो स्नेह था, जो वात्सल्य था, जो प्रेम था, वह प्रेम अभी भी लेखक को याद आता है। और लेखक बार बार अपनी दादी माँ के उस प्रेम का स्मरण करता है, उसको याद करता है और अपनी जो बचपन की दिनों की यादें हैं उनको वह याद करता है। और लेखक अपने मन में विचार करता है कि जब मैं छोटा था उस समय गांव में तालाब के अंदर जो पानी भरा रहता था, बरसात के दिनों में उस पानी के अंदर स्नान करके नहा करके और उस पानी के अंदर जो कचरा रहता था, जो पेड़ों का कचरा बह कर के आता था, पानी में पड़ा सड़ जाता था, उसकी जो सुगंध आती थी वह महक उसको बहुत अच्छी लगती थी। और लेखक उस याद को बार बार स्मरण करता है और करते हुए बताता है कि जब हम स्नान नहाते थे और नहाने के बाद जब लगातार 2-3-4 दिन तक उस गंदे पानी में नहाते और नहाने से जब हम बीमार हो जाते और बीमार होने के बाद हमको बुखार आ जाता, ज्वर आ जाता, तो उस समय दादी माँ हमारे पास बैठ करके और हमारे शरीर पर हाथ फेरती, बार बार हमसे पूछती और हमारे दर्द के बारे में जानकारी करती, हमको अनेक प्रकार की दवाएं ला करके देती, खाने के लिए पूछती। इस प्रकार से दादी माँ दिन भर हमारे साथ रहती और हमारा पूरा ध्यान रखती थी। वो जो दादी माँ का प्रेम है वो हमको बार बार याद दिलाता है, उसकी याद आती है। तो इस प्रकार से इतना ही नहीं, दादी माँ को घर परिवार के छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों में बहुत ही आग्रह पूर्वक याद किया जाता था, उनको बुलाया जाता था। जब तक वो अपने पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होती या आने में विलम्ब हो जाता तो कार्यक्रम को कुछ समय के लिए उनकी प्रतीक्षा में रोक दिया जाता था। इस प्रकार से उनके आने पर ही कार्यक्रम प्रारंभ होता था और उनकी बातों को जान करके, पूछ करके और उनके सलाह ले करके और अगला अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार से वह अपने परिवार के कार्यक्रमों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। किंतु
जब लेखक के दादाजी की मृत्यु के बाद दादी बहुत उदास रहने लगी। कुछ समय पश्चात लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में दादी माँ बहुत ही उदास रहने लगी और लेखक के दादाजी के श्राद्ध में जो रुपए खर्च हुए थे उसको चुकाने के लिए दादी माँ ने अपना जो कंगन था वह भी लेखक के पिताजी को दे दिया, क्योंकि जब दादाजी का देहांत हुआ तो उस समय गांव वालों के कहने से, परिवार वालों के बार बार आग्रह करने पर उसके लेखक के पिताजी ने उनके श्राद्ध में बहुत पैसा खर्च कर दिया और घर में, परिवार में इतनी आय नहीं होने के कारण, व्यय अधिक हो जाने के कारण सभी चिंतित रहने लगे, सब उदास रहने लगे, सबके मन में चिंताएं छाने लगी। तो उस समय जब ये सब बात दादी माँ को पता लगी तो दादी माँ ने अपने दादाजी के द्वारा पूर्व में दिया गया जो कंगन था वो कंगन अपने अंदर अपने बक्से से निकाल करके ला करके और लेखक के पिताजी को दे दिया और कहा कि इसको बेच करके तुम अपना कर्ज चुका दो। इस प्रकार से दादी माँ ने अपने परिवार का सहयोग भी किया और बार बार मन में ये कहती रहती थी कि आपके दादाजी ने तो ये कहा था कि पहले मैं तुमको भेजूंगा फिर जाऊंगा, और इसके बाद भी पहले वो चले गए और मुझको यहीं पर छोड़ गए। इस प्रकार की याद वो बार बार करती रहती थी। लेखक अपनी पुरानी बातों से बाहर आकर बड़े भाई के द्वारा दादी माँ की मृत्यु की सूचना पत्र द्वारा जब लेखक को मिली तो उसको पढ़ करके लेखक को विश्वास नहीं हुआ कि क्या दादी माँ अब नहीं रही, क्या दादी माँ की मृत्यु हो गई, क्या दादी माँ हम सबको छोड़ करके चली गई। इस प्रकार की बात उसके मन में आ रही थी, परंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा हो भी सकता है, क्या ये सब बात सच है। और इस प्रकार से वो अपनी दादी माँ की बहुत याद करता है। इसी बीच जब उनके घर में लेखक के बड़े भाई की शादी होती है तो उस शादी के अंदर भी जब उनके पैसों की आवश्यकता होती है तो दादी माँ ने एक महिला को कुछ कर्ज दिया हुआ था और जब वो कर्ज वापस मांगती है, उसको डांटती फटकारती है, तो उस समय भी लेखक के मन में इस प्रकार दया का भाव जागृत होता है, परंतु लेखक कुछ बोल नहीं पाता। कुछ समय निकल जाने के बाद में जब लेखक को वो महिला मिलती है तो वो महिला लेखक से कहती है कि आपकी दादी माँ तो बहुत ही महान इंसान है, बहुत भली है, बहुत अच्छी है। तो लेखक को विश्वास नहीं हो रहा कि इस प्रकार की भाषा क्यों बोल रही है, ऐसा दादी माँ ने क्या कर दिया। परंतु जब उस महिला ने बताया कि दादी माँ ने मुझे जो कर्ज दिया था, मैं अपनी बेटी की शादी के कारण उस कर्ज को नहीं चुका पाई थी, परंतु बाद में दादी माँ ने उस कर्ज को माफ़ कर दिया, और इतना ही नहीं, उसने मेरी बेटी की शादी में शगुन के रूप में 10 रुपये और दिए। इस प्रकार की बात जब लेखक ने अपनी दादी माँ की सुनी तो वह और भी अधिक आत्मविभोर हो गया और उसने मन में विचार किया कि दादी माँ है वो कितनी भली है, कितना सबके बारे में सोचती है, कितना सभी के बारे में विचार करती है। इस प्रकार के भाव भी उसके मन में जागृत हुए। ऐसी अनेक घटनाएं जो उसके जीवन में दादी माँ के साथ जो घटी और उसने जो देखा और जो अनुभव किया, उस अनुभव के आधार पर लेखक अपनी बात इसमें कहानी के माध्यम से बता रहा है, जिसको पढ़ करके और हम भी उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं
और लेखक कहता है कि क्या सचमुच दादी माँ इस संसार से चली गई, वह अब नहीं रही। इस प्रकार के मन में उसके भाव आते हैं और वो अपनी इस कहानी को पूरी करता है। इस प्रकार से दादी माँ शीर्षक के नाम से एक ही जो कहानी में दी गई है पार्ट 2 में, इस कहानी को आप पढ़ेंगे और पढ़ने पर आपको ये समझ में आ जाएगी। शब्दार्थ हैं इसके, जो कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अनमना, अनमना का मतलब होता है उदास, बिल्कुल उदास, बेचैन। बरबस, बरबस का होता है जबरन। और लाई, लाई होती है खील। और ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। और ये है वात्या चक्र, वात्या चक्र में होता है बवंडर, एक प्रकार का एकदम बवंडर जो आता है उसको हम वात्या चक्र कहते हैं। व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। और कुकुरमुक्ता, कुकुरमुक्ता होता है सांप की छतरी। बरसात जो सांप की छतरी बन जाती है जगह जगह बरसात होने पर, तो काले रंग की, उसको अपन बोलते हैं कुकुरमुक्ता, सांप की छतरी। धोखे की टट्टी अर्थात असत्य, असत्य जो घटनाएं होती है उसको कहते हैं धोखे की टट्टी। विलीन, विलीन का होता है अदृश्य, दिखाई नहीं देना। धूमिल, धुंधली या अस्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली। इस प्रकार से जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए। ये शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, लिखेंगे और घर पर अपने इस पाठ को आप पूरा विस्तार से पढ़ेंगे और उसकी जानकारी करेंगे। अगले क्रम पर अपन इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे और मैं आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक के द्वारा विस्तार से पढ़ें और उसको याद करें। धन्यवाद।